बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मयाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? यानी कि देखिए, कोई भी बात है, इसमें ज़्यादा विवाद है, चाहे जो भी कुछ बना हुआ है, यह किस चीज़ के रूप में, भाप के रूप में निकलता है। मतलब कैसे? यानी कि हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं जिसमें जो भी समस्याएं होती है उसको सुलझाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बातचीत के द्वारा हम इस समस्या के समाधान निकाल सकते हैं। यानी कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ म्याद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे काम वैसे परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है? यह किसके द्वारा लिखा गया आपकी कहानी है? तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? बाण भट्ट के द्वारा। किसके? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। तो जैसा काम वैसा परिणाम, याद रहना चाहिए, जैसा काम वैसा परिणाम किसके द्वारा रचित है? तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा यह रचित है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए, इसके बाद में हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बाल कृष्ण भट्ट। किसके द्वारा है? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एक कहानी है। बाल कृष्ण भट्ट यह बातचीत एक कहानी लिखे हैं। कहानी यानी कहानी में बातचीत किया जाता है और इसमें 2 व्यक्तियों के बीच में बातचीत है जिसमें मुख्य किरदार है ललित। तो हम कहेंगे ललित निबंध, यानी कि ललित पर लिखा गया क्या? निबंध है एक। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? किस समय के यह निबंध लिखने वाले थे? तो भारतेंदु के समय के थे। कब के थे? भारतेंदु युग के थे। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। मनुष्य का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। यानी मनुष्य जब अपने से बातचीत करता है तो वह किसी निर्णय पर पहुंचता है। यानी कि जब मनुष्य अपने आप से बात करेगा, क्या उचित है क्या अनुचित है, वह हमेशा सही मार्ग पर रहेगा। चलिए, तो ठीक है, इसमें क्या? अवाक होकर के अपने से बातचीत करना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद यानी किसी से हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? आत्मीयता। आत्मीयता जो है, मतलब आत्मा से जो चीज आपको बातचीत कर रहे हैं, निकल रहा है, वही आत्मीयता है। यानी कि जिज्ञासा से किसी से बात नहीं करते, हमेशा तर्क से बात नहीं होती है, मतलब आत्मा से जो बात होती है वह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, यानी कि आत्मीयता। 9 नंबर यानी 9 नंबर में कह रहा है कि बाल भट्ट 9 नंबर में कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को। कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। चलिए, ठीक है, इसके बाद में देखते हैं संयोगिता स्वयंवर रचना है। कैसी रचना है और किनकी रचना है? तो श्रीनिवास दास की रचना है। किसकी रचना है? संयोगिता। किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की रचना है। कौन सी रचना बाल भट्ट की नहीं है? देखिए, नूतन ब्रह्मचारी यानी कि नया ब्रह्मचारी, ये भी तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। 100
अनाज एक सुजान, ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और सद्भाव का अभाव, ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। यानी कि परीक्षा गुरु यह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? यानी कि देखिए इसमें 3 को दिया है, इसमें से बालकृष्ण भट्ट का 3 गो रचना नहीं है, इसमें से एक रचना किनका है? बालकृष्ण भट्ट का है। यानी कि कौन सी रचना है? रेल का विकट खेल। बालकृष्ण भट्ट की रचना रेल का विकट खेल। इसके साथ साथ नूतन ब्रह्मचारी, ये भी याद रखने का चीज है, ये भी इन्हीं के द्वारा रचना है। सद्भाव का अभाव इन्हीं के द्वारा रचित रचना है। और 100 अनाज एक सुजान इन्हीं के रचना है। चलिए इसके बाद में 13 नंबर कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला? मतलब प्रति महीना में कौन से एक, मतलब चिट्ठी के रूप में, पत्र के रूप में, 2-4 पेज के रूप में, पत्रिका के रूप में किसको निकाला? तो वह है हिंदी प्रदीप। क्या है? हिंदी प्रदीप। चलिए देखते हैं आगे क्या है। 13 हो गया। फोर्टीन नंबर कह रहा है कि बातचीत किस विद्या की रचना है? यानी कि बातचीत जो लिखा गया है किस विद्या की रचना है? यानी कि यह बातचीत जो लिखा गया यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? जो रॉबिन्सन क्रूसो है वह 16 वर्ष के पश्चात या उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो वे कौन थे? फ्राइडे के। किसके? फ्राइडे के। देखिए 16 साल तक बेचारा किसी के बात नहीं सुना था। इसके बाद में देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे? तो ये बताए थे पहले ही कि बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत जो शीर्षक है इस निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? जो बातचीत इसमें हुआ है इसके माध्यम से वह क्या बताना चाहते हैं? यही बताना चाहते हैं कि बातचीत की शैली की कैसे बात करें। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? रामचंद्र शुक्ल। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? चलिए देखिए बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसके पहले भी बताए थे। कौन पत्रिका प्रकाशित किए थे? प्रतिमा। तो हिंदी प्रदीप। कौन थे? कौन पत्रिका था? हिंदी प्रदीप। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? 1877 ईस्वी। यानी इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। उसके बाद में इन्होंने 77 में एक प्रति महीना एक हिंदी प्रदीप के नाम से पत्रिका निकालना शुरू किए। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी इसमें रचना है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें होगा आपका मेघदूत। यानी कि पद्मावती किनके द्वारा रचित कहानी है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। मेघनाथ वध बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। वेणी संहार तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ये तीनों कथाएं रचित है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसमें से कौन सा? तो एक बताए थे, इसके पहले भी बताए थे आपको। 100 अजान एक सुजान जो था वह इनके द्वारा रचित था। नाटक के प्रारंभ में होने वाले
मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। खत्म होता है तो उसको आरती बोलते हैं। तो क्या कहा जाता है? नांदी पाठ बोला जाता है। चलिए इसके बाद देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो को जब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, कब तक? तो इसके पहले आपको मिला था कि 16 साल के बाद में इन्होंने किसी व्यक्ति की आवाज़ को सुना था, यानी कि 16 वर्षों तक किसी के मुंह नहीं देखे थे। कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक इन्होंने किसी के मुंह नहीं देखे थे। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, मतलब इंटरव्यू होता है। यह किसने कहा? तो यह बात किसने कहा कि बोलने से ही किसी व्यक्ति का इंटरव्यू हो जाता है? तो बेन जॉनसन ने कहा। किसने कहा? बेन जॉनसन ने। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। यह किसका मत है? एडिसन का। किसका मत है? एडिसन का मत है कि केवल दो व्यक्तियों के बीच ही अच्छे से बातचीत हो सकती है। चलिए 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? दोबारा आ गया, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में असल बातचीत हो सकती है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का होता है? तो हल्का और स्वच्छ। ये तो सब कोई जानता है कि बातचीत से मन हल्का हो जाता है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगे प्रतीत होती है? तो कौन है? वाक शक्ति। किसके? वाक शक्ति। यानी कि अपने आप से व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने चाहिए। तो ये होनी चाहिए सभी के अंदर। तो वही कह रहा कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, यानी कि वाक शक्ति। चलिए इसके बाद में देखते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी बोलने की कला कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के। कहाँ के? यूरोप के, जिस में हम लोग रहते हैं। चलिए 32 नंबर कह रहा है कि बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार थे? तो इसके पहले भी एक प्रश्न आ चुका था कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। तो सबसे पहले आपको पढ़ा दें कि भारतेंदु काल के रचनाकार थे। अब इस भारतेंदु जो थे यह किस काल के थे? तो यानी कि आधुनिक काल के। किस काल के थे? आधुनिक काल के। तो दोनों किस काल के हैं? आधुनिक काल के हैं। तो चलिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसने कहा था। क्या कहा था? तो क्या तुम्हारे सगाई हो गई है? चलिए आगे मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, और विस्तार से पढ़ाया जाएगा सब्जेक्टिव, उसमें आपको मिलेगा। चलिए तो इसके बारे में और देख लीजिए। उसने कहा था जो कहानी है, इसको लिखे कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेर जी। चंद्रधर शर्मा गुलेर जी। तो इस कहानी को किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेर जी ने लिखा है। और इस कहानी को उन्होंने प्रकाशित कब कराया था? 1915 ईस्वी में। कब प्रकाशित कराया था? 1915 ईस्वी में। और इस कहानी के मुख्य किरदार कौन है? लाहना सिंह। उसका नाम क्या है? लाहना सिंह। और भी कई इन्होंने कहानी लिखे हैं, जैसे पुरानी हिंदी, सुखमय जीवन, इस प्रकार के कई और कहानी लिखे थे। चलिए तो बिना किसी देरी के हम लोग आज के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो कह रहा है कि हिंदी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी के विकास में मील के पत्थर कौन से कहानी साबित हुआ था? तो उसने कहा था। कौन था? उसने कहा था। हिंदी कहानी के विकास जब हो रहा था तो उस समय मील के पत्थर साबित कौन हुआ? उसने कहा था। 1900 ईस्वी के बात है, यानी कि 20वीं सदी के बात है। तेरी कुड़माई हो गई
का किस कहानी से संबंध है? देखिए, तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि जो इसमें लाना सिंह है वह एक लड़की से बार बार यही पूछते हैं, क्या तुम्हारे सगाई हो गई है? तो हमेशा या यही पूछते थे जब भी उससे भेटाते थे कि क्या तुम्हारे सगाई हो गई है। तो चलिए, इस ये कहानी किसमें है? तो उसने कहा था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, यानी कि सगाई हो गई है। चलिए, इसके बाद में 3 नंबर में कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। यदि घोड़ा को न चलाया जाए, फेरा लगाया जाए तो बिगड़ेगा, और बिना लड़े सिपाही को न लड़ाया जाए, न लड़े लोग, इनको न एथी किया जाए, काम न मिले तो ये लोग क्या करेंगे? तो वही चीज़ है। तो यह पंक्ति में किस कहानी में, यह पंक्ति जो है किस कहानी में है? तो यह पंक्ति किस कहानी में लिखा गया है? उसने कहा था, क्योंकि इस कहानी में लड़ाई भी है, तो उसने कहा था। चलिए, इसके बाद में नंबर कह रहा है बुद्धू का कांटा रचना है। क्या, किनका रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेर जी के। बताए थे कि कई गो इन्होंने और भी कई चीज़ों के रचना, कई गो कहानी लिखे थे। तो बुद्धू का कांटा के रचनाकार कौन है? चंद्र शर्मा गुलेर जी, कई कहानी को लिखे थे। और उसके बाद 5 नंबर कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेर जी किस सदी के प्रमुख लेखक? तो बताए थे 20वीं सदी के प्रमुख लेखक है। उसके बाद कह रहा है कि गुलेर जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो कुल कितनी कहानियां गुलेर जी ने लिखी? 3। कुल कितनी कहानी लिखे थे? 3 गो कहानी लिखे थे। 7 नंबर कह रहा है कि उसने कहा था, कहानी के नायक कौन? तो अभी बताए थे कि उसने कहा था, कहानी के नायक कौन है? लाहना सिंह है। कौन है? लाहना सिंह है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेर जी की नहीं है? इसमें से कौन ऐसा रचना है जो गुलेर जी नहीं लिखे हैं? यानी कि हारे को हरिनाम या एक ऐसा कहानी है जिसको गुलेर जी ने नहीं लिखा है। लेकिन ये जो 3 कहानी है, सुखमय जीवन उसने कहा था, जो पढ़ रहे हैं हम लोग, और बुद्धू का कांटा ये भी गुलेर जी ने लिखा है। उसने कहा था कहानी है, तो इसके पहले आपको बताए थे उसने कहा था, यह कहानी कौन सी है? तो यह कहानी युद्ध, इसमें युद्ध भी हुआ था जो सिपाही वाला मिला था आपको। और दिव्य प्रेम की भी कहानी है, क्योंकि 2 लोग, एक लड़का एक लड़की से वही कह रहा है कि तेरी सगाई हो गई क्या? तो इसमें प्रेम की भी बात है और प्रेम पर बलिदान होने की भी बात है। और इसके हिसाब से देखेंगे तो इन सब में, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। उसके बाद 10 नंबर कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? कौन से शहर का इसमें चित्रण किया गया है? यानी अमृतसर। कौन सा? अमृतसर, पंजाब के अमृतसर का। 11 नंबर कह रहा है लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लाहना सिंह के गांव के नाम क्या था? मांझे था। लाहना सिंह के गांव के नाम क्या था? मांझे था। लाहना सिंह किस पद पर था? तो जमादार था। लाहना सिंह किस पद पर था? जमादार। चलिए, 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? या किस, लाहना सिंह जो मुख्य किरदार है, तो इनका मृत्यु किसके गोद में हुआ? वजीरा सिंह के। किसके गोद में? वजीरा सिंह के गोद में हुआ। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक वजीरा था। कौन था? वजीरा था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो इनके लड़के का नाम बोधा सिंह था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। उसके बाद में कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? बताए थे इस कहानी में लड़ाई भी है, जो आपको विस्तार से मिलेगा। इसमें कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो जर्मन के साथ, जर्मन के लोगों के साथ, यानी जर्मन के सिपाहियों के साथ। चलिए, 17 नंबर देखिए। 17 नंबर कह रहा है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो किसको मार गिराया ये लोग? लाहना सिंह को। किसको? लाहना सिंह को। सिख राइफल के
जमादार लाना सिंह का क्या नंबर था? सिख जो राइफल था, इसके जो जमादार लाना सिंह थे, इनका नंबर क्या था? राइफल का नंबर क्या था? 77। क्या था? 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? तो लायलपुर में। सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दिया। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? राजस्थान में। कहाँ हुआ था? राजस्थान में, यानी जयपुर। इसके बाद में कह रहा है 21 नंबर, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो गुलेर जी के बताए थे इसके पहले। चलिए, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? ये भी बताए थे कब? 1915 ईस्वी में। कछुआ धर्म किसकी कृति है? किसने लिखा है कछुआ धर्म? तो चंद्रधर शर्मा गुलेर जी ने। पुरानी हिंदी, ये भी बताए थे इन्हीं का लिखा हुआ है, गुलेर जी का ही लिखा हुआ है। पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेर जी। कौन सा निबंध गुलेर जी की रचित नहीं है? इसमें से कौन ऐसा कहानी है जिसको गुलेर जी ने नहीं लिखा है? मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम, इनका लिखा हुआ कहानी नहीं है। इसके बाद में कुड़मुई का क्या अर्थ है? कुड़मुई का अर्थ है मंगनी। क्या? मंगनी, यानी सगाई बोलते हैं हम लोग। चलिए, इसके बाद में है बोधा कौन था? बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, ऊपर आया था ना बोधा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? कौन कहानी लिखे थे? उसने कहा था। कौन कहानी लिखे थे? उसने कहा था। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेर जी की लिखी हुई नहीं है? अब इसमें से कौन कहानी है जो गुलेर जी के लिखी हुई नहीं है? तो कफन। कफन जो कहानी है गुलेर जी की लिखी हुई नहीं है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर। गुलेरी जी किस गांव के निवासी थे? गुलेर गांव के निवासी थे। चलिए, इसके बाद में देखिए, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? अरे भाई, कौन लिखा है? तो गुलेर जी लिखे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेर जी किस युग के कहानीकार थे? तो द्विवेदी युग के। किस समय के? त्रिवेदी युग के, यानी कि 20वीं सदी के। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है? तो उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। चलिए, 34 नंबर देखिए। 34 नंबर कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म, तो इनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को हुआ था। लाना सिंह किस कहानी के पात्र है? तो अभी बताए थे ना आपके, उसने कहा था। इसमें के मुख्य किरदार है लाना सिंह। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो क्रम प्रधान। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रम प्रधान। पुरानी हिंदी की रचना, ये तो गुलेर जी की है, ये तो पहले भी हो गया है। पुरानी हिंदी की रचना किसने किया? तो गुलेर जी, चंद्रधर शर्मा गुलेर जी ने किया है। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? लाना सिंह का भतीजा था। विस्तार से जब कहानी पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। कीरत सिंह कौन था? तो लाना सिंह का भतीजा था। बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? वही बात, इसी पर एक चैप्टर बना हुआ है कि उसने कहा था। तो क्या कहा था? तो बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो वो कहता था तेरी कुड़मुई हो गई, मतलब कि तेरे कुड़मुई हो गई। 40 नंबर कह रहा है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? यानी कि 10 आदमी को। चलिए, इसके बाद में 41 नंबर कह रहा है कि अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? तो इनके
मामा थे। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा? वजीरा सिंह को। किसको भेजा? वजीरा सिंह को। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? लाना सिंह को। किसे कहा? लाना सिंह को। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वहीं अभी हुआ था कि किसके गोद में मरे थे, यानी कि वजीरा सिंह। इसके पहले भी हो गया है। इसके बाद में कह रहा है कि लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के। कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो यह किनके मूल उद्देश्यों में है? तो मार्क्सवाद तथा लेनिन के। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। 3 नंबर में कह रहा है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए 4 नंबर कह रहा है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? तो किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? तो बिल्डिंग नर्सिंग होम में। 5 नंबर कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का दलाल कहा गया था जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम था, क्या नाम था? जो इनके स्वास्थ्य पर निगरानी रख रहे थे उनका नाम था डॉक्टर रहमान। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान। 7 नंबर का रहा है जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो यह किनके भाषण सुनकर के अमेरिका जाने के लिए प्रेरित हुए? तो यह सत्यदेव, यानी कि स्वामी सत्यदेव के बात सुन करके। 8 नंबर कह रहा है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक 10 नंबर कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1900 ईस्वी में मार्क्सवादी भी बने। तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा कौन पुस्तक लिखा गया है? मैला आंचल। उसके बाद में कह रहा है 14 नंबर 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे। कौन थे? अब्दुल गफूर। 1974 में जब आंदोलन कर रहे थे जेपी आंदोलन, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर थे। 15 नंबर का आ रहा है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। देखिए 16 नंबर का आ रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो अभी बताए थे 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। 17 नंबर का आ रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो प्रभावती देवी। चलिए इसके बाद में 18 नंबर का आ रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिसी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की रचना है। 19 नंबर का आ रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो इनको भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया? जयप्रकाश नारायण को 1998 ईस्वी में। 21 नंबर का रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? यहाँ हो जाएगा करती है। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, यानी लोकनायक के नाम से। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर का हो रहा है
जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो इन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिए थे? तो पटना में 5 जून 1974 को दिए थे। 23 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, यानी कि बाउल नाम था इनका। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? यानी कि 1974 ईस्वी में। इसी समय में जेपी आंदोलन हुआ था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? तो संपूर्ण क्रांति इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, इनके द्वारा दिया गया भाषण है। चलिए इसके बाद में देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है संपूर्ण क्रांति की रचना है। किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण की रचना है। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो जयप्रकाश नारायण का है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिताब दियरा में हुआ था, बिहार के। चलिए 31 नंबर कह रहा है कि 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। 32 नंबर कह रहा है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस सम्मानित पुरस्कार से नवाजा गया? तो मैग्सेसे सम्मान से। 34 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो अपने किस मित्र के साथ में जयप्रकाश नारायण रुके हुए थे? तो यह अपने ईश्वर अय्यर के साथ में रुके हुए थे। यानी इनके मित्र कौन थे? ईश्वर अय्यर। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के हाथों में है। चलिए इसके बाद में देखते हैं 36 कह रहा है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो 36 नंबर कह रहा है कि 36 नंबर कह रहा है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो रामनाथ जी गोयनका के घर पे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। 38 नंबर कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो ISC यानी कि इंटर के साइंस। चलिए 39 नंबर देखिए क्या कह रहा है पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किस मुंह से सुना था कि जय प्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो यह किनके मुंह से सुना गया था? तो दीक्षित जी के। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने के। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उसी पर आधारित कह रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया? तो यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह अर्धनारीश्वर से लिया गया है कि यानी कि जो भी प्रतिमाएं ढली हुई है यह एक ही द्रव है, तो एक नारी है और एक नर है। 2 नंबर कह रहा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म विभूषण। उसके बाद में 3 नंबर कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर। 5 नंबर कह रहे हैं दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? बेगूसराय। कहाँ हुआ था? बेगूसराय। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? मतलब अर्धनारीश्वर में कौन सा गुण समाहित है? तो अर्धनारीश्वर में आधा नर और आधा नारी के गुण समाहित है।
7 नंबर का रहा है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन है? तो प्रणभंग। इनका पहला काव्य पुस्तक कौन है? प्रणभंग। चलिए 8 नंबर का रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? छात्र सहोदर। 9 नंबर का रहा है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 9 नंबर में कह रहा है कि दिनकर जी का कविता कब प्रकाशित हुई? तो इनका जो कविता है वह 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना। क्या है? भावना। 11 नंबर कह रहा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? यानी कि भिक्षुणी होने। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो यह किनका कथन है? प्रेमचंद्र के। किनका है? मुंशी प्रेमचंद्र के। उसके बाद 13 नंबर का आ रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? किस विधा से संबंध है? तो एकांकी है। यह क्या है? एकांकी है। चलिए 14 नंबर का आ रहा है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो यह कौन थे कि अपने जीवन में नारीत्व के साधना किए थे? तो गांधी जी। कौन थे? गांधी जी। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का स्वरूप है? तो यह किस प्रकार के स्वरूप है? कल्पित। किस प्रकार के स्वरूप है? कल्पित। उसके बाद में कह रहा है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या बन जाती है? राक्षसी। क्या बन जाती है? राक्षसी। उसके बाद में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो जूठन। जूठन इनका लिखा हुआ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी के? परशुराम की प्रतिज्ञा। कौन है? परशुराम की प्रतिज्ञा। 19 नंबर कह रहा है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? मतलब कौन से रचना किए थे तब इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी। कौन था? उर्वशी। उसके बाद में कह रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है? क्षेत्र। कौन है? 21 नंबर कह रहा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो पार्वती और शिव के। शिव और पार्वती के। गंधारी थी कौन थी? दुर्योधन की माँ। कौन थे? दुर्योधन की माँ। प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र क्या थे? एक कथाकार थे। क्या थे? कथाकार थे। दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। दिनकर किस युग के कवि थे? तो छायावादोत्तर युग के। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो यह किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर के। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो इसमें से कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज। कौन सी? और कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? मतलब इस बीमारी का नाम किस कहानी में उल्लेखित है, लिखा गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। मालती किस कहानी की पात्रा? ये तो इसमें क्या हो जाएगा? रोज। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? किसने पूछा? लेखक ने पूछा। चलिए 4 नंबर देखिए। 4 नंबर का आ रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंजय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो इनके द्वारा लिखा गया कहानी कौन है? रोज। अंजय जी के द्वारा लिखा गया कहानी कौन है? रोज। अंजय मूलतः क्या है? या क्या है? अंजय जी जो है यह मुख्य रूप से क्या है? यह एक कहानीकार है। यह एक कहानीकार है। अंजय जी ने इंटर कहाँ से किया था? अंजय जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो इन्होंने मद्रास से इंटर किया था। अंजय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? 1924 ईस्वी में। 8 नंबर का रहा है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो मालती। क्या नाम है उसके पत्नी का? नाम मालती है।
अंजय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी कहानी? यानी कि रोज। इसके बाद में कह रहा है कि लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? तो 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था? तो अभी बताए थे कौन सी बीमारी की चर्चा है इसमें? गैंग्रीन। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। क्या नाम था? महेश्वर। 13 नंबर कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अंजय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो रोज लिखे थे, जो रोज कहानी लिखे थे, इसके लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और भी कई कहानियों से इनको पुरस्कृत किया गया है, कहानी लिखे हैं तो। अंजय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने किस हाथों से लिखा हुआ पत्रिका को प्रकाशित किया इन्होंने? तो आनंद बंधु। कौन था? आनंद बंधु। अंजय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो पत्रिका सेवा। उसका नाम क्या था? पत्रिका सेवा। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम लेकर आया था। कहानी पूरा पढ़ेंगे, समझ में आएगा। उसके बाद में 17 नंबर का आ रहा है कि रोज। जो रोज कहानी है, तो कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशा से जुड़ा हुआ है? तो डॉक्टर कौन है? तो महेश्वर। कौन है? महेश्वर। 18 नंबर का है अंजय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? 10 साल की उम्र था तभी से इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। मालती का पति क्या था? डॉक्टर था। तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है? सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अंजय जी। उसके बाद कह रहा है कि अंजय किस वाद से संबंधित है? किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से। किस वाद से? तो प्रयोगवाद से। प्रयोग पर ज्यादा विश्वास रखते थे। ये 22 नंबर कह रहा है कि इनमें अंजय का नाटक कौन है? तो कौन उनका इसमें नाटक लिखा हुआ है 22 नंबर में? तो उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी। गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? तो बीमारी से। क्या है? बीमारी है। उसके बाद में कह रहा है मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? टिट्टी नाम था। क्या नाम था? टिट्टी। इनके जो संतान थे, इनके क्या नाम था? टिट्टी नाम था। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? अंजय जी की रचना है। 26 नंबर कर अंजय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुई? तो बताए थे कि कई को रचना पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी कि कितनी नावों में कितनी बार। 27 कर अंजय का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। अंजय के पिता का नाम था, क्या था? हीरानंद। क्या नाम था इनके पिता का नाम? हीरानंद शास्त्री। कौन सी पुस्तक अंजय जी की है? इसमें से कौन सी पुस्तक अंजय जी के है? तो हरी घास पर क्षण भर। कौन सी रचना अंजय जी की नहीं है? तिरछी। कौन सी रचना इनका नहीं है? तो तिरछी। उसके बाद में कह रहा है कि रोज कहानी का नायिका तो मालती है। कौन है? मालती है। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो 11 घंटे। क्या? 11 घंटे। कौन सी कृति अंजय की नहीं है? पलव। कौन कृति? तो पलव। 35 नंबर कह रहा है कौन सी कृति अंजय की है? कौन सी कृति अंजय की है? तो नदी के द्वीप। नदी के द्वीप। रोज इनमें से क्या है? रोज इनमें से क्या है? कहानी है। क्या है?
कहानी है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के रचनाकार कौन थे? अंजय जी। कौन थे? अंजय जी। शेखर एक जीवन किस विधा की कृति है? उपन्यास। किस विधा की कृति है? उपन्यास। अंजय जी के माँ का नाम था, तो इनके माँ का नाम क्या था? बयंती देवी। अब इनके पिता का नाम क्या था? तो हीरानंद शास्त्री। 40 कह रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो कोई बताएगा? अंजय जी। और कह रहा है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव को। किनको पत्र लिखे थे? सुखदेव को। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा? देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह। किनका रचना है? या भगत सिंह का रचना है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? किसने लिखे थे इसको? तो भगत सिंह। एक पत्र और एक लेख का कौन रचनाकार है? भगत सिंह। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? तो इन्होंने अपने नेतृत्व में नौजवान भारत सभा के गठन कब किए? 1926 ईस्वी में। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी के गठन किया इन्होंने, दोनों आदमी मिलकर। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? तो 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गया। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? 1921 ईस्वी में। कब हुआ? 1921 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? गदर पार्टी की ओर। 1914 में किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो गदर पार्टी की ओर। चौरा चौरी कांड कब हुआ? चौरा चौरी कांड कब हुआ? 1922 में। कब हुआ? 1922 में। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। यानी कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनका शहादत हुआ था, फांसी दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और 23 मार्च को ही हम लोग प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद में कह रहा भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हैं? या किस पत्रिका से जुड़े हैं? प्रताप। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? प्रेम भावना का कोई स्थान नहीं था। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? आत्महत्या को। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? नौजवान भारत सभा का। किस सभा का? नौजवान भारत सभा का। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? मृत्युदंड का विश्वास था इनको। प्रिंस क्रोपोटोकेन कौन था? तो यह अर्थशास्त्री था, यानी अर्थशास्त्र का विद्वान था। भगत सिंह को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 ईस्वी को। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह हैं। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। कब फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। प्रताप के संपादक कौन थे? तो इनके जो प्रताप के संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। भगत सिंह के चाचा का नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध का लिखा हुआ है। किस निबंध का किनका लिखा हुआ है? भगत सिंह के। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता से निकलती थी।
भगत सिंह प्रभावित थे किन से? कार्ल मार्क्स से। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है? भगत सिंह के। बंदी जीवन किसकी कृति है? किसने लिखा है बंदी जीवन? सचिंद्रनाथ सन्याल की। किनका लिखा हुआ है? सचिंद्रनाथ सन्याल की। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? भाई थे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो प्रताप। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। नमस्कार, SRPS यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो 12th क्लास का जो हिंदी है उसका 2 भाग है। एक में आपको गद्य मिलेगा, एक में पद, यानी एक बुक में आपको कहानी पढ़ना है, एक बुक में आपको कविता पढ़ना है। तो कहानी वाले किताब का 7वां चैप्टर है ओ सदा नीरा। 7वां चैप्टर का नाम क्या है? ओ सदा नीरा, जिसको जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखे हैं। ठीक, यह कहानी जो है गंडक नदी पर आधारित है, जो हम लोग के चंपारण का कहानी है। इसमें किस चीज का कहानी है? हम लोग के चंपारण का कहानी है। चलिए, तो इसमें एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, 1 नंबर का हो रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो गहरे और विशाल। कैसे ताल है? गहरे और विशाल। ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? बोलते क्षण से लिया गया है। किस पुस्तक से? बोलते क्षण से लिया गया है। गंडक नदी का जल सदियों से। हम लोग किस नदी के क्षेत्र में आते हैं? हम लोग गंडक नदी के किनारे हैं। हम लोग किस नदी के किनारे हैं? गंडक नदी के किनारे हैं। तो यहाँ कह रहा है कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? चंचल रहा है, कटाव वाला रहा है। सरयामन ताल का जल कैसा है? स्थिर है। कैसा है? स्थिर है। उसके बाद कह रहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? जगदीश चंद्र माथुर। किसके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर। रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है? भितियारवा के पास है। कहाँ है? भितियारवा के पास है। गांधी आश्रम के पास है। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो मठ के महंत ने। किसने जगह दी? मठ के महंत ने। गांधी जी की झोपड़ी को डॉट डॉट ने जला दिया। किसने जला दिया? एमन साहब के कर्मचारियों ने। किसने जला दिया? एमन साहब के कर्मचारियों ने। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक किसने लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। किसने लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर ने। निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो इसमें जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन है? ओ सदा नीरा। कौन है? ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? यह किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो यह निबंध के अंतर्गत आता है। 12 नंबर का रहा है जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? नाटककार। क्या थे? नाटककार थे। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो चंपारण। किस क्षेत्र के? चंपारण के संस्कृति पर लिखा गया है ओ सदा नीरा। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? नदियों की अधिकता। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो मध्य प्रदेश के। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। 16 नंबर कह रहा है कि 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? तो कर्णवाड़ वंश का। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? नील के खेती। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो 1325 ईस्वी में। कब? 1325 ईस्वी में। धांगड़ों को नील की खेती के
सिलसिले में कब लाया गया? तो धांगड़ लोगों को नील के खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? 18वीं शताब्दी के अंत में। पुंडलीक जी कौन थे? पुंडलीक जी कौन थे? यह एक शिक्षक थे। कौन थे? शिक्षक थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र बसु माथुर रचित है? कौन इसमें से कौन नाटक है जो इनके द्वारा रचित है? तो कोरडार। कौन है? कोरडार। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो इनको कौन सा उपाधि मिला था माथुर जी को? विद्यावारिधि। विद्यावारिधि। माथुर जी को भितियारवा पहुंचने पर कौन मिले? तो पुंडलीक जी मिले। कौन मिले? पुंडलीक जी मिले। पुंडलीक जी ने निर्भीकता किससे सीखा? गांधी से सीखा। किससे? गांधी से। करनाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो यह इनको गयासुद्दीन तुगलक के मुकाबला करना पड़ा। उसके बाद 26 नंबर कह रहा है कि चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? तो चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर से। गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी चंपारण में कब आए? अप्रैल 1917 में। अप्रैल 1917 में। तिनकठिया प्रथा का संबंध है किस? नील के खेती से। यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा नील के खेती करना पड़ता था। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? भिखना ठोरी तक। कहाँ तक जाती है? भिखना ठोरी तक। यानी कि ठोरी जो लोग जाते हैं घूमने के लिए। बराज कहाँ बन रहा था? बराज कहाँ बन रहा था? भैंसा लोटन। कहाँ? भैंसा लोटन के पुल। अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा? क्या सौंपा? आम्रवन। क्या सौंपा? आम्रवन। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो एक महुए के पेड़ के नीचे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था किसने? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। किसने? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? अब इसमें से ढूंढना है कि कौन सा कृति माथुर जी की नहीं है। रेशमी टाई। रेशमी टाई। कौन सी कृति माथुर जी की है? अब इसमें खोजना है कि कौन सी कृति माथुर जी की है। यानी कि भोर का तारा। भोर का तारा। बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो यह निबंध है। क्या है? निबंध। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंडक नदी को। किसको? गंडक नदी को। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थार से। बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर ने। ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ? गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ? तो 2500 वर्ष पहले। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? अरे तो अब हो गया था ना गयासुद्दीन तुगलक के। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क के नाटककार कौन थे? कोणार्क के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो इसका भी रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन मुगलानी था। इनका बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन मुगलानी। मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? बिस्नी की बेटी थी। कौन थी? बिस्नी की बेटी थी मुन्नी। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। निम्न मध्यम वर्ग के नीचे तबके के लोग के घटना है उस पर आधारित है।
सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो ये क्या करती हुई दिखाई देती है? तो सूत काटती हुई। रंगून कहाँ है? बर्मा में। रंगून कहाँ है? बर्मा में है। राकेश मोहन रचित नाटक संग्रह कौन है? इनके नाटक संग्रह राकेश मोहन के द्वारा नाटक संग्रह रचित इनका कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। चलिए इसके बाद में 8 नंबर का रहा है कि बिस्नी किस एकांकी की पत्रा है? तो बिस्नी जो है किस एकांकी की पत्रा है? तो सिपाही की माँ। मानक की माँ का नाम क्या है? मानक की माँ के नाम क्या है? बिस्नी। क्या नाम है? बिस्नी। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध। किस युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो इसमें किसके कथा वस्तु प्रस्तुत किया गया है? माँ बेटी की। किसका? माँ बेटी की। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? सारिका। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? चिट्ठी के लिए। काय के लिए? चिट्ठी के लिए। 14 कह रहा है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो मुन्नी। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता? पानी। क्या मांगता? पानी। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती? तो ईसाई लड़कियां जो है बिस्नी के घर आके क्या मांगती है? चावल दाल। क्या मांगती है? चावल दाल। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? ईसाई लड़कियों ने कहा था। किसने कहा था? ईसाई लड़कियों ने कहा था। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? अब इसमें 4 गो दिया है, इसमें से कौन सा कृति जो है मोहन राकेश का नहीं है? तो दरियाई घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो इनमें से चारों में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? न आने वाला कल। न आने वाला कल। 20 नंबर का रहा है किसकी माँ पागल हो गई? किसकी माँ पागल हो गई? तो सिपाही की। किसकी? सिपाही की। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी? 14 वर्ष। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी? 14 वर्ष। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? कुंती। कौन है? कुंती। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो मंगलवार। कौन सा दिन? मंगलवार। कौन कहता है मैं इसकी लाश लेकर चील और कौओं को आगे डाल दूंगा? यह बात कौन कहता है? तो सिपाही। किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों के। किसके? तारों के। किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो यह किस पाठ में लिखा गया है? तो सिपाही की माँ। किस पाठ में? सिपाही की माँ। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? इनमें ये 4 गो जो दिया है इसमें से कौन सा कृति मोहन राकेश का है? तो जानवर और जानवर। जानवर और जानवर। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है?
अभी 4 गो ऑप्शन में से कह रहा है कि कौन सा कृति मोहन राकेश की नहीं है। तो इतिहास और आलोचना, इतिहास और आलोचना मोहन राकेश की कृति लिखा हुआ इनका नहीं है। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो कौन से एकांकी संग्रह से यह टाइटल लिया गया है सिपाही की माँ? तो यह हो जाएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। किससे? अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो बिस्नी। क्या नाम है? बिस्नी। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो बर्मा देश में। कहाँ? बर्मा। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक का नाम क्या है? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है? बिस्नदेई। कौन है? बिस्नेई। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? पड़ोसन है, पड़ोसिन। रवेश क्या होता है? रवेश क्या होता है? मोटे सूती की बुनी चादर। कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? या कौन से निबंध संग्रह से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से, मतलब कि बात विचार से लिया गया है। ठीक। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म जीयनपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जीयनपुर में। नामवर सिंह की कौन सी रचना है? नामवर सिंह की कौन सी रचना है? प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह ने बीए एवं एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इन्होंने बीए और एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? बीएचयू से। कहाँ से? बीएचयू से। उसके बाद कह रहा है कि प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। 7 नंबर कह रहा है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यह किस कवि की कविता का अंश है? तो कौन से कवि के कविता का अंश है? तो केदार सिंह। कौन है? केदार सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य। कौन है? प्रबंध काव्य। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? समाज के विरुद्ध व्यक्ति। समाज के विरुद्ध व्यक्ति। पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? तो यह कौन से कवि के कविता का अंश है? तो सामेसर बहादुर सिंह। सामेसर बहादुर सिंह। तो नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? निष्ठ व फक्कड़। मानवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान मानवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो इनको पुरस्कार कब मिला था? तो 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो नागार्जुन। किनका? नागार्जुन का, यानी नागार्जुन का। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? तो जोधपुर विश्वविद्यालय। जोधपुर विश्वविद्यालय। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह के। किसकी? नामवर सिंह के। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? कौन प्रलय की छाया के कवि है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर। तुलसीदास के
रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास पर भी ये लिखे हुए हैं कविता। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है। कविता के लिए प्रतिमान, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक। देखिए ये कविता के शीर्षक है, ठीक। तो इसके लेखक कौन है? तो नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। यह किस कविता की पंक्ति है? यह किस कविता की पंक्ति है? तो तय हो यही था, तय हो यही था। मैं तुम लोगों से दूर हूँ, किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मुक्तिबोध के। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ? नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? पृथ्वीराज रासों की भाषा। उसके बाद कह रहा है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो इसमें से ही दोबारा क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो तिरछी। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तिरछी। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा के कौन लेखक है? तो इनके लेखक कौन है? तो निराला जी। कौन है? निराला जी। प्रगीत और समाज के लेखक, तो ये तो आया था नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कौन से चीज लिखे थे इनको मिला हुआ था? कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान जो कविता लिखे थे इन्हीं पर इनको पुरस्कार मिला था। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। किस चीज के संपादक थे? तो यह आलोचना। क्या? आलोचना के। कामयानी के कवि है। कौन है? कामयानी के कवि कौन है? तो प्रसाद। लिरिक का पर्याय है। लिरिक के पर्याय क्या है? प्रगीत। जूठन के रचनाकार कौन है? मतलब जूठन जो कहानी है इसका रचना कौन किए हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो जूठन। कौन सी है? जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? ओम प्रकाश वाल्मीकि है, इनको कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? भारत रत्न नहीं मिला है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार थे? तो दलित आंदोलन। कौन से? दलित आंदोलन। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जन्म कहाँ हुआ था? तो बरला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश में। 7 नंबर का हो रहा है कि हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ओम प्रकाश वाल्मीकि को, जो लेखक है अपने बारे में ही वर्णित किए हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो इनको प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे? इनके पिताजी। इनके पिताजी। 9 नंबर का रहा कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? तो पिताजी ने देख लिया। किसने देख लिया? पिताजी ने देख लिया। तो जब लोदक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो जूठन। क्या मिलता था? जूठन। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? अब इसमें 11 नंबर का आ रहा है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? प्रायश्चित। कौन सी रचना है? प्रायश्चित। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है?
तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? तो यह बात किसने कहा? तो सुरेंद्र सिंह ने। किसने कहा? सुरेंद्र सिंह ने। 14 नंबर कह रहा है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया? तो लेखक के मां ने। लेखक के मां ने। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चरपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया? तो लेखक के पिताजी। लेखक के पिताजी। जूठन क्या है? जूठन क्या है? तो जूठन एक कहानी है। जूठन एक कहानी है। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुखदेव सिंह त्यागी के। सुखदेव सिंह त्यागी के। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे? यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो लेखक के पिताजी के। लेखक के पिताजी के। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? कलीराम। क्या नाम था उनका? कलीराम। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। तो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 को। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? सलाम जो कहानी लिखाया गया है, तो इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक तो हुआ था ना, इसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन क्या है? जूठन एक कहानी है। जूठन एक कहानी है। जूठन में चित्रण हुआ है। जूठन में चित्रण हुआ है। किस चीज के बारे में चित्रण हुआ है? सामाजिक विषमता के। सामाजिक विषमता के। आत्मकथा लेखक की मां किसके यहाँ काम करती थी? तो ब्रह्मदेव टंगा के घर। किसके घर? ब्रह्मदेव टंगा के घर। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे, 21 का रचना किए थे? तो मेघदूत। किसके? मेघदूत। नाट्यशाला था, नाटक करने वाला एक गृह होता है। 27 करा मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित है? तो मेघदूत नामक जो नाट्य कला इन्होंने स्थापित किया, तो यह कहाँ स्थापित है? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित है? महाराष्ट्र में। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन किस चेतना की रचना है? जूठन किस चेतना की रचना है? राजनीतिक चेतना की। राजनीतिक चेतना की। अब और नहीं, वाल्मीकि की कैसी कृति है? कविता है। क्या है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, अर्थात के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो किनके द्वारा लिखी गई है? मलयज जी के अनुसार। मलयज की रचना नहीं है, तो इसमें से कौन मलयज की रचना नहीं है? इसमें से सभी मलयज की रचना है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मलयज जी। तो मलयज जी की कौन सी रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। मलयज का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में। कहाँ हुआ था? आजमगढ़। मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? कृषि मंत्रालय। किस मंत्रालय में? कृषि मंत्रालय में। मलयज के पिता का क्या नाम था? त्रिलोकीनाथ वर्मा। त्रिलोकीनाथ वर्मा। मलयज के अनुसार किस क्रम के बिना मानवीयता अधूरी है? रचनात्मक क्रम के बिना। रचनात्मक क्रम के बिना। मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? क्षय रोग से ग्रसित थे। से बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? 7-8 साल। 7-8 साल। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? तो इनको अधेड़ व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इनको आकर्षित किए थे? तो
बलभद्र ठाकुर। कौन थे? बलभद्र ठाकुर। निम्नलिखित में से कौन सी मल्यज की आलोचना है? तो इनमें से मल्यज जी ने किस बात पर आलोचना की है इन्होंने? तो कविता के साक्षात्कार। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं हो? तो पेड़ ईंधन के लिए काटे जा रहे हैं। कौन सी रचना मल्यज जी की है? कौन सी रचना इसमें से मल्यज जी की है? तो सी, जख्म पर फूल। जख्म पर फूल कौन लिखे हैं? मल्यज जी ने लिखे हैं। मल्यज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी थी? अब समय भी बताना है आपको कि कब लिखी थी इन्होंने। 1971 में। मल्यज जी की माँ का नाम क्या था? यानी कि भरत जी श्रीवास्तव इनका पूरा नाम है, मूल नाम है। तो इनके माता के नाम क्या था? तो प्रभावती। इनके माता के नाम प्रभावती था। मल्यज ने एमए किस विद्यालय से किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो सुरक्षा कहाँ हो सकती है? चुनौती को झेलने में। चुनौती को झेलने में। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? द्वंद्वात्मक। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक तो मल्यज जी है, यानी कि भरत जी श्रीवास्तव। मल्यज का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में। मल्यज का मूल नाम क्या था? तो भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव। कौन सी रचना मल्यज की है? कौन इसमें से बताना है चारों में से कि कौन सी रचना मल्यज की है? तो कविता से साक्षर, जिन्होंने आलोचना किया है, इस कविता को लिख करके साक्षरता का आलोचना किया है। कौन सी रचना मल्यज की नहीं है? अब इसमें से बताना है कि कौन सी रचना मल्यज की नहीं है। सुनो राधिके। सुनो राधिके इनका रचना नहीं है। कविता संग्रह है। कविता संग्रह है किसका? जख्म पर धूल। जख्म पर धूल। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? किस विधा में लिखित है? डायरी विधा में। किसमें? डायरी विधा में। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? मल्यज जी का, यानी कि भरत जी श्रीवास्तव का यह कथन है। तिरछ किस प्रकार की रचना है? तिरछ किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी। आधुनिक त्रासदी। तिरछ किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तिरछ। कौन सी है? तिरछ। उदय प्रकाश ने किस विद्यालय से एमए किया? उदय प्रकाश ने किस विद्यालय से एमए किया? सागर विश्वविद्यालय सागर से। कहाँ से? सागर विश्वविद्यालय सागर से। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? तो इन्होंने दिनमान पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया। उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने कौन से अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? एमिनेंस। एमिनेंस। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? संडे मेल। कौन से? संडे मेल। लेखक को किसने बताया कि तिरछ में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? तो इनको ऐसा बात किसने बताया? थानू ने। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? तो ये कह रहे हैं उदय प्रकाश जी कि दशहरा के दिन हमें किस चिड़िया को देखना चाहिए? तो नीलकंठ। किस चिड़िया को? नीलकंठ। तो लेखक को किसने 300 के नोट दिए? तो डॉक्टर पंत ने। किसने दिए? डॉक्टर पंत ने। लेखक के दुख स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? तो हाथी एवं तिरछ। हाथी एवं तिरछ।
उसके बाद कर रहा है लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? बोलने और चीखने की, बोलने और चीखने की। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? तो लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? मिनरवा टॉकीज के पास। कहाँ उतरे थे? मिनरवा टॉकीज के पास। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो इनके जो खतरनाक सपने थे तो इनमें सबसे इनके बड़ा अस्त्र क्या था? तो आवाज। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए? लेखक के पिताजी शहर क्यों गए? अदालत में पेशी के लिए। अदालत में पेशी के लिए। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? अब इसमें 4 को दिया है, कह रहा है कौन सी कहानी जो है उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो वारिस। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो जो लेखक के पिताजी है उनको बचपन में कौन से रोग की शिकायत थी? एपेंडिसाइटिस। तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? राम स्वारथ प्रसाद। राम स्वारथ प्रसाद। उसके बाद कह रहा है कहानीकार तीर्थ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो यह किसके साथ में लाश जलाने के लिए गया था? थानू के साथ। 19 में कह रहा है कि पंडित राम अवतार क्या थे? तो ज्योतिषी और वैद्य थे। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो एक कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश। उदय प्रकाश। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? टूटा हुआ पुल। टूटा हुआ पुल। तिरिच कैसी कहानी है? प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो इनके पिताजी की मृत्यु कैसी होती है? तो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को। 1 जनवरी 1952 को। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो इसमें से देखना है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है। तो दरियाई घोड़ा। तिरिच के लेखक ये तो जानते हैं उदय प्रकाश। तिरिच क्या होता है? तिरिच क्या होता है? विस्खापर। क्या होता है? विस्खापर। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? यह जो शीर्षक इन्होंने लिखा है यह कैसी कृति है? कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है। 29 कह रहा है कि कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है। यह किसने बताया? कहानीकार की माँ ने। कहानीकार की माँ ने। तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? जादुई अर्थात की कहानी। तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? कहानीकार के पिता से। कहानीकार के पिता से। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसका कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जिदु कृष्ण मूर्ति। जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती किस पठित पाठ की उक्ति है? तो यह किस पठित पाठ की उक्ति है? शिक्षा। लीड बेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो इसके नज़र में क्या थे? विश्व शिक्षक। क्या थे? विश्व शिक्षक। 4 नंबर कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो शिक्षा। कौन सी है? शिक्षा। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष के थे। जय कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? जो शिक्षा लिखे हुए हैं जय कृष्ण मूर्ति तो इसको किस श्रेणी में रखा जाता है? संभाषण। किस श्रेणी में रखा जाता है? संभाषण। मेघा कहाँ नहीं हो सकती है? मेघा कहाँ नहीं हो सकती है?
जहाँ भय हो, जहाँ भय हो। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? तो कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? परीक्षा से भी कठिन क्या है? तो जीवन को समझना, जीवन को समझना। परीक्षा से भी कठिन क्या है? जीवन को समझना। 10 नंबर का आ रहा है, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? व्यापकता। क्या देती है? व्यापकता, यानी कि आपको विस्तार करने की विवेक देती है। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्र। जिंदगी का अर्थ क्या है? जिंदगी का अर्थ क्या है? सत्य की खोज करना। जिंदगी का एक ही अर्थ है, सत्य की खोज करना। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो इसमें से भय जो होता है, जो भी संबंधी होते हैं या आपके लगाव के होते हैं, जो भय होता है या आपके प्रेम को नष्ट कर देता है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व की ओर अग्रसर है। तो कौन चीज इसमें से अग्रसर है हो? तो इसमें से नशा की ओर। उसके बाद करेंगे द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, यानी कि यहाँ होना चाहिए द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। यह किसकी कृति है? जे कृष्णमूर्ति की। साम्यवादी किससे लड़ रहे हैं? साम्यवादी जो लोग हैं वे किनसे लड़ रहे हैं? पूंजीपतियों से। जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था, तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 को हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिदू कृष्णमूर्ति है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, तो यहीं फिर पहले भी आया था। तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो जे कृष्णमूर्ति की। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो ये जो 4 तथ्य दिया हुआ है इसमें से कौन से सही है? तो वे प्रायः बोलते थे, यानी कि संभाषण करते थे। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? ये तो सब कोई जानता है, जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। लॉर्ड वेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे? तो जे कृष्णमूर्ति में। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? शिक्षा।